चेन थी जो कल डिस्कस हुई थी रिगार्डिंग द अपील्स। अब एक आध दो बड़ी छोटी सी बातें उसमें बाकी रह गई थी कि ये जो अपील आप करने जा रहे हैं तो हल्की सी उसके रिलेटेड टाइम से रिलेटेड बातचीत है और कैसे करनी है आपको। तो जो भी आपके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ, व्हेन यू आर गोइंग टू फर्स्ट टू द अपीलेट एजुकेटिंग अथॉरिटी, तो जब सबसे पहले आपको जाना है तो कोई भी अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट में ऑर्डर किया हुआ है, वेदर इट इज कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर, रिगार्डिंग द सीजर ऑफ योर बुक्स और द डॉक्यूमेंट्स, ठीक, और एनी ऑर्डर रिगार्डिंग द वेरिएशन इन द टैक्स डिपॉजिट, इससे रिलेटेड आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हुए होंगे तो आपको इसके अगेंस्ट में आप जा सकते हो। अंडर सेक्शन 80 के अगेंस्ट में ये ऑर्डर पास हुए होंगे तो इसके अगेंस्ट में आप जा सकते हो फॉर द अपील टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी, जो अपील को सुनने वाले, ठीक, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो। वो उस डिसीजन को अपहोल्ड कर सकता है या उस डिसीजन को वो पलट करके अपना एक नया डिसीजन दे सकता है कि नहीं, इनकी बात सही है और इस जो पुराना ऑर्डर है जो इनको पेनलाइज कर रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। ओके, इससे आगे फिर अगर आपका ये और जो एजुकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है इसके अगेंस्ट में आप चाहते हो कि हम फर्दर ऊपर जाएं, तो हर लेवल पे एक आप ये भी बात ध्यान रख सकते हैं कि व्हेन एनी ऑर्डर इज पास देन यू कैन क्लेम फॉर द रिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑल्सो। आप उसी अथॉरिटी से बोल सकते हो कि प्लीज मेरी इस बात को जरा दोबारा सुन लिया जाए। एट दैट टाइम व्हेन द डिस्कशंस वाज मेड, आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसी बातें थी कि शायद ये पॉइंट छूट गया है या इस एंगल से चीज़ों को नहीं देखा गया है, तो वो पॉइंट आप रेस करके दोबारा से रिवीजन में केस को ले जा सकते हो हर लेवल पर, चाहे वो लेवल आपका एजुकेटिंग अथॉरिटी हो, चाहे वो लेवल आपका ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो लेवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो। जब फर्दर आप ट्रिब्यूनल के पास जाते हो कि अब जो है आप हमारी बात को सुनिए, ये जो एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर हैं इनसे हम सेटिस्फाई नहीं, तो जब आप इस ट्रिब्यूनल के पास में जाते हो तो ये ट्रिब्यूनल के पास में जाने के लिए आपको 45 डेज के बीच में आपको चले जाना है, ठीक, 45 डेज के बीच में आपको ट्रिब्यूनल के पास अपनी बात को फाइल कर देना है, ठीक है। कोई भी तरीके का आपको ऑब्जेक्शन है तो वो सारा आप उसमें लिख सकते हैं और 45 डेज के अंदर में यू कैन फाइल योर अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल। हाँ, ट्रिब्यूनल हैज़ एन पावर, एक पावर है उसके पास कि अगर आपका जो ये मैटर है, इफ इट हैज़ द financial worth below 50,000 then he can has right to not admit your appeal or reject your appeal, ठीक है। अगर ये जो आपका अपील है और जिससे कंसर्न कर रहा है वो अपील, तो उस अपील में जो भी फाइनेंशियल वैल्यू आ रही है, अगर वो फाइनेंशियल वैल्यू 50,000 रुपये से उससे कम है तो फिर ये जो ट्रिब्यूनल है वो आपके उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट ही करेगा ऐसा नहीं है, ठीक। ऑन द सर्टेन ग्राउंड उसको लगता है कि नहीं इनकी जो बात है वो जेन्युइन है, भले इसका जो फाइनेंशियल स्टेक है वो कम है तो भी वो आपकी अपील को एडमिट कर सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेक भी कम है और इस बात में ऐसा कोई अलग से पॉलिसी का भी मैटर नहीं है, कुछ भी कहीं से कोई विशेष बात नहीं, तो आपकी अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फाइनेंशियल वर्थ। फिर इसका रिवीजन भी आप करा सकते हो उसके पास। फर्दर अगर आप फिर हाई कोर्ट के पास में जाते हो तो फिर कितने दिन का समय चाहिए आपको, 180 डेज। जो ये आपका ट्रिब्यूनल से ऑर्डर हुआ है इसके अगेंस्ट में अगर आप हाई कोर्ट के पास जा रहे हो तो 180 दिन के अंदर का टाइम होता है जिसके अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक। इतनी सी बात है, ये कर सकते हैं आप। बाकी इसमें कोई फाइनेंशियल स्टेक की बात नहीं हो रही है इन द केस ऑफ द हाई कोर्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं कि आप हाई कोर्ट के भी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में उस अपील को फाइल कर सकते हैं आप, ठीक।
ये सुप्रीम कोर्ट किस किस तरीके की अपील को ले सकती है? किन्हीं स्टेट्स के बीच में जीएसटी को लेकर के कोई विवाद हो, ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हो, कोई रीजनल बेंच का हो, किसी भी तरीके के ऑर्डर को ही ले सकती है। एनी टाइप ऑफ इशू ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। फर्दर आपके लिए अपील के लिए यहाँ पे जनरल रूल क्या है कि एक रिक्वायर्ड फीस लगने वाली है। ये फीस क्या होगी? इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द फुल अमाउंट ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, एनी फी, एनी पेनल्टी which is arising from the to challenge the order। ठीक। तो जो भी आपका अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी और ये सब मिला करके जो ऑर्डर में आपके अगेंस्ट में आ रहा है कि ये पेमेंट आपको करना है, ठीक, वो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, आप बोलते हो कि नहीं मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, टैक्स अथॉरिटी बोलती नहीं आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, उसका 10% एज फीस आपको जमा करना है। ठीक, 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट। ठीक। जो आपकी टैक्स वैल्यू है, इंटरेस्ट वैल्यू है, फाइन वैल्यू है, पेनल्टी है, ठीक, वो तो आपको जमा करनी है। और अगर कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो उसका भी 10% जमा करना है। और जो अगर कोई बहुत सीरियस केसेस हैं, ठीक, सीरियस केसेस हैं और जिन केसेस में आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट की, लिख लीजिए आराम से, डिस्प्यूटेड अमाउंट की मनी वर्थ 25 करोड़ से ज़्यादा है, कि जिसके ऊपर आपका विवाद है कि नहीं आपके हिसाब से 10 करोड़ होने चाहिए थे और टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं सर इनके तो 50 करोड़ है, तो 25 करोड़ से ऊपर का डिस्प्यूट हो गया। तो अगर ये डिस्प्यूटेड राशि 25 करोड़ से ज़्यादा है या केसेस का नेचर सीरियस है, देन द टैक्स अथॉरिटीज कैन डिमांड that this percentage of the disputed amount which should be deposited as fees can be increased up to 25%। ठीक, अच्छे से लिख लीजिए एकदम। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट निकल के आ रहा है उस डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% जमा करना है। और अगर वो डिस्प्यूटेड अमाउंट 25 करोड़ के ऊपर है या वो केस कुछ सीरियस नेचर का है, तो अथॉरिटीज ही डिमांड कर सकती हैं कि इनसे 25% तक जमा कराया जा सकता है ऑन द डिमांड ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज। क्लियर? हाँ, एक बात इसमें और आपको छोटी सी नोट करनी है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कि अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है विच इज़ नॉट एन एसएससी, और अपील में कौन जा रहा है, एनी कमिश्नर ऑफ द टैक्स और द टैक्स अथॉरिटीज़, तो उनको कोई भी ये जो डिस्प्यूटेड अमाउंट और इससे रिलेटेड फीस है वो नहीं जमा करनी, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है। बात समझ आती जा रही है ना? कभी ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट से आप केस जीत जाएं और टैक्स अथॉरिटीज़ केस हार जाएं, तो टैक्स अथॉरिटीज़ कैन ऑल्सो मेक अपील अगेंस्ट यू, अगेंस्ट द एसएससी, कि नहीं साहब ये तो बात जो जजमेंट आया हाई कोर्ट से दैट वाज नॉट करेक्ट और इनके ऊपर तो ये टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उन्हें जो नॉर्मल फीसेस हैं, वहाँ के जो नॉर्मल खर्चे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टाइप के, वो ही देने हैं केवल। उन्हें ये जो टैक्स वैल्यूज़ हैं, पेनल्टीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, फाइन है या डिस्प्यूटेड अमाउंट का कुछ हिस्सा, ये इसका कोई भी शेयर उन्हें नहीं देना। ठीक, क्योंकि वो तो वसूलने के लिए लड़ रहे हैं ना। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में क्लियर रखिएगा। इफ द एसएससी वेंट्स इन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, then this value of fee should be applicable, and if the tax authorities went to the Supreme Court, then this value is not applicable। तो अपील से रिलेटेड काफ़ी कुछ हमारी आपकी बात हो गई है। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द अपील तो उसको आप जल्दी से पूछ लीजिए बेटा, फिर हम लोग दूसरी उसकी ओर चलते हैं। यस, एनी क्लेम जो अभी भी डिस्कस हुआ थोड़ा सा, या जो कल तक डिस्कस हुआ है। यस बेटा, जल्दी से बताइए। नो? ओके, चलिए अब कुछ
स्पेशल प्रोविजंस हैं उनको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। सबसे पहला स्पेशल प्रोविजन में आप लिखिए एंटी प्रॉफिटियरिंग। एंटी प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद डबल टी आर आई एन जी, एंटी प्रॉफिटियरिंग। एंटी प्रॉफिटियरिंग क्या है बेटा? एंटी प्रॉफिटियरिंग ये है कि जो आईटीसी अवेल करता है डीलर, तो उस आईटीसी को अवेल करने से उसको जो भी बेनिफिट हो रहा है, इफ इट इज नॉट पासिंग सच बेनिफिट टुवर्ड्स द नेक्स्ट चेन, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कंज्यूमर के पास में नहीं भेज रहा है और प्राइस को रिडक्शन नहीं दे रहा है। अब ये आईटीसी का फिलॉसफी क्या है, ये आईटीसी कैसे कटती है और आईटीसी के क्या बेनिफिट्स हैं, ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप उसको अंडरलाइन करके लिख सकते हो, द बेनिफिट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट if not transferred to the next chain or to the ultimate consumer, then it should be considered as anti profiteering। ठीक है, बस इतनी सी 2 लाइन की बात आपको लिख देनी है। एंटी प्रॉफिटरिंग पर अगर कोई बात आती है या कहीं पर भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। दूसरा स्पेशल प्रोविजन क्या है, और ये बेसिकली कहाँ पर अप्लाई होगा एंटी प्रॉफिटरिंग, कि जब ये लागू हुआ आपका जीएसटी, तो उसके पहले के कई सारे, मान लेते हैं कि गुड्स इन ट्रांजैक्शन थे, कुछ बीच में थे, ठीक। तो अगर जीएसटी अप्लाई हो गया तो वहाँ पर कहीं पर आपने आईटीसी ली, लेकिन आपने तो वो जो पुराने रेट थे उसी के हिसाब से लोगों को बेच दिया, तो आईटीसी का बेनिफिट आपने अपने पास रख लिया, कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, तो दैट इज एंटी प्रॉफिटरिंग से। और न्यू टैक्स रिजीम के साथ भी ये हो रहा है कि पुराने जो हमारे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे, उनका सबका मिला करके अगर जोड़ निकाला जाता था तो वो लगभग 20 से 20.5% तक पड़ते थे। कुछ पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपको अंदाजा है क्या क्या चलते थे हमारी कंट्रीज में? हैव यू एनी आइडिया? क्योंकि अगर अभी डिस्कशन थोड़ा डबल मोड में हो जाएगा देन इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। चलिए जल्दी से बताइए, पुराने जो हमारे सारे टैक्स चलते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जिसके अगेंस्ट में जीएसटी आया, when all these indirect taxes, most of the indirect taxes are under one umbrella with the name of the GST. So very simple question, pre GST regime which indirect taxes are prevailing? जल्दी से बताइए मुझे फटाफट, देर मत करिए। वैल्यू एडेड, यस, नंबर 1। दूसरा कोई? जल्दी करो बच्चों, समय निकलो। मान लीजिए आपके शॉर्ट नोट्स में एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि गिव द नेम ऑफ द टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वाज प्रिवेलिंग बिफोर जीएसटी, तो आप केवल वैल्यू एडेड टैक्स लिख के रुक जाओगे। यस, सेकंड, एक वैल्यू एडेड आगे, कस्टम चार्जेस, ओके। फिर आप बोल भी सकते हैं स्पीकर खोल के, नोटिस इज कंपलसरी टू राइट ऑन द चैट्स, तो जल्दी चीजें हो जाएंगी। अगला, मेन मेन तो आप बता सकते हैं ना, गड़बड़ चल रहा है मामला सारा। एक्साइज ड्यूटी, अच्छा, सर्विस टैक्स, ठीक। अब लगभग सारे कवर अप हो रहे हैं। और इसके अलावा ये भी छोड़ो, कोई भी एक आदमी जल्दी से स्पीकर खोल के मुझे ये बताए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
तब तो बात आगे बढ़ेगी कुछ। और ये सारा का सर सारा जो, डायरेक्ट टैक्स सर इनकम से जो लेते हैं, इनकम टैक्स तो लेती है। और सर इनडायरेक्ट कैश जो मार्केट में हम पे करते हैं जैसे सर्विस रेस्टोरेंट्स में। ओके, यस मिस्टर रोहित जी, यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा हो सकता है और डायरेक्ट टैक्स ऐसा हो सकता है, आप उसकी पहचान बता रहे हो, ठीक ना? यस सर। आई एम वांट द आंसर हाउ यू कैन डिफाइन कि परफेक्टली ये कैसे पता चले। अगर आपको ये ना बताया जाए, कोई ये ना जानता हो कि इनकम टैक्स क्या होता है और कोई ये भी ना जानता हो कि बाजार से हम सामान खरीदने जाते हैं तो कोई टैक्स पड़ता है, तो आप कैसे बताएंगे कि क्या चीज डायरेक्ट टैक्स है और क्या चीज इनडायरेक्ट टैक्स है? बेटा दो तरीके ना किसी चीज के, या तो हमको पूरा उसका पता हो, ठीक है ना, कि ये साहब हैं, इनके जो पिता हैं उनका ये नाम है और इनकी एड्रेस ये है, ये एक पहचान हो गई, ठीक ना, ये बिल्कुल यस सर। परफेक्ट डेफिनेशन हुई। दूसरी चीज क्या है कि अगर तीन बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें से हम बोले यार कि वो जो थोड़ा सा वो लंबा वाला दिख रहा है वो ये हो सकता है, और वो जो उससे छोटा वाला है वो ये हो सकता है, तो ये कोई परफेक्ट पहचान नहीं, दिस इज द टाइप। आप समझ रहे हो ना, ऐसे कई लोग हो सकते हैं कि कोई दूसरा यस लंबा सर। आदमी आके बैठ गया तब। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के लिए आपको बिल्कुल, मैंने शायद इसमें सेक्शन ए में बोला भी है, दो चीज होती हैं। बड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कई जगह इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है और आपको लिखने में भी आ सकता है। टू टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर लाई ऑन द एसएससी। एसएससी के ऊपर दो तरीके की जिम्मेदारी होती है ऑलवेज। सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, टैक्स लेने वाली सरकार है भारत देश में और कोई टैक्स लेता नहीं। तो एसएससी के ऊपर दो तरीके की जिम्मेदारी होती है, एक कि वो पैसा दे, टैक्स की पैसा तो उसे देना ही है, द मनी इज पेइंग अगेंस्ट द टैक्सेस। दूसरा, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसको आप रिटर्न बोलते हो कुछ और बोलते हो, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द मनी विच इज पेइंग और डिपॉजिटिंग अगेंस्ट टैक्स, उसका प्रूफ भी दे। ये दो जिम्मेदारी एसएससी के ऊपर होती है। भाई आप बोलोगे ना कि मेरा ये 80,000 का टैक्स है, इनकम टैक्स ले लीजिए, तो आपको ये भी देना पड़ेगा कि मैंने ये सैलरी से है कि ये बिजनेस से है, उसकी आपको पूरी, जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा तो उसकी कैलकुलेशन देनी पड़ेगी कि इस स्लैब में आते हैं, ये चार्ज लगा, ये सेस लगा, ये सरचार्ज लगा और ये वैल्यू बनती है, ये आप ही देंगे ना। अगर आपको भरना नहीं आता तो आपके बिहाफ पे कोई इनकम टैक्स का लॉयर या सीए भरेगा, लेकिन लाइबल आप ही हैं, माने आप ही जाएंगे, ही दैट पर्सन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग यू, ठीक है ना। तो दोनों जिम्मेदारी एसएससी के ऊपर हो, जब अच्छे से लिख लो स्टार बना के, दोनों जिम्मेदारी जब एसएससी के ऊपर हो कि वो टैक्स भी पे करे, मीन्स द मनी, एज वेल एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी वो ही प्रोड्यूस करे, देन इट इज डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? देन इट इज डायरेक्ट टैक्स, यस सर। कि उसे पैसा भी देना है, साथ ही साथ ये सबूत भी देना है कि ये पैसा मैं किस कारण दे रहा हूँ, ये मेरी इनकम थी, ये टैक्स रेट में मैं आ रहा हूँ, ये मुझे एग्जेम्पशन मिल सकते हैं, ये तरीके के डिडक्शन मैंने ले लिए, इतनी वैल्यू बची, तो ये सारी लिखत पढ़त भी आप ही देंगे। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट यस है। सर। इनडायरेक्ट में आपको कागज कोई नहीं देना, आप बाजार से जाइए, आप ही के एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं, आप बाजार से जाइए सामान खरीद लीजिए, ठीक, तो पैसा तो बेटा आप ही की जेब से गया, ठीक। ये लंबी लंबी डेफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है, जो समझाने की बात है वो दिमाग में घुसनी चाहिए। डेफिनेशन तो आपको या पढ़ के और कहीं से भी देख के एग्जाम में लिखनी ही पड़ेगी याद करके। व्हाट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग? अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगी तो याद की हुई चीजें, बेटा आप बताओ, आप आ गए हो अब इन द फाइनल ईयर ऑफ द बीबीए, कितनी चीज बचपन से पढ़ते हुए आपने आज तक याद की होंगी, उसमें से कितनी याद है? एग्जाम दे लिया, उसके थोड़े दिन बाद धीरे धीरे वो गायब होने लगती हैं, अगर दोबारा तिबारा नहीं पढ़ी गई तो साल 2 साल बाद धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, ठीक। द कोर कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग, और जो चीजें दिमाग में अंडरस्टैंडिंग के साथ चली जाती हैं वो जल्दी हटती नहीं है। तो पढ़ाई के साथ आपका रिश्ता समझने वाला ज्यादा होना चाहिए, ना कि याद करने वाला। याद तो करना ही पड़ेगा लिखते समय नंबर लाने के लिए, ठीक। तो अब बात ये हो रही है कि ये जो आपका कहाँ पर था, मैं इस चैट को पढ़ने के पहले, यस, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में जो रोहित का एग्जांपल था कि आपने सामान खरीद लिया, पैसा तो आप ही ने दिया,
लेकिन कभी आपसे कोई ये पूछने आया कि ये फ्रिज या ये अटैची, ये शर्ट या ये फोन आप खरीद के ले आए हैं, तो जरा इसका वो दिखाइए, बिल आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया? कभी नहीं आता कोई, कभी आएगा भी नहीं। कारण, अब ये जो टैक्स कलेक्ट किया वो शॉपकीपर ने कलेक्ट किया या उस सर्विस प्रोवाइडर ने टैक्स कलेक्ट किया, अगर आप फोन का रिचार्ज करा रहे हो तो उस सर्विस प्रोवाइडर को अब डेटा देना है कि मैंने ये वाला सामान इस रेट का, जिस पर कि ये जीएसटी बनती थी, मिस्टर फला फला से कलेक्ट किया हुआ है, और ये मेरे पूरे महीने के इतने सारे जो है वो सेल बिल हो गए, इसके अगेंस्ट में ये टैक्स वैल्यू हो गई, नाउ आई एम डिपॉजिटिंग। पैसा अल्टीमेटली किसकी जेब से जा रहा है? किसी दूसरे की जेब से। ठीक, डिपॉजिट चेन में जो अगला आदमी है वो कर रहा है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दूसरे को देनी है, देन इट इज इनडायरेक्ट। क्लियर? तो आपको कहीं बुक्स में लिखा मिल सकता है कि द बर्डन और द चेन इज शिफ्टिंग। तो अब तब आपको ये सारी बातें समझ आएंगी, वरना आप याद करके रह जाओगे। पैसा जिसकी जेब से जाए, मोटी बात एकदम घुस जानी चाहिए, पैसा जिसकी जेब से अल्टीमेटली जाए, उसको कभी कोई उससे रिलेटेड कागज टैक्स अथॉरिटीज को ना देने हो। इनडायरेक्ट है, आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, एक्स वाई जेड, पैसा भी आप दो, साथ ही साथ आपका पैसा हो, शर्त ये है किसी से कलेक्ट किया हुआ ना हो, पैसा भी दो, साथ ही साथ आप दस्तावेज भी दो, कागज भी दो, देन इट इज डायरेक्ट। अब आपने सर्विस का एग्जांपल लिखा था, सर्विस पे देख लीजिए, आप फोन रिचार्ज कराते हो तो उसमें मैसेज आ जाता होगा इतनी रिचार्ज वैल्यू है, इतना जीएसटी लग गया। आप ट्रेन से चलो, अगर आप एसी क्लास में चल रहे हो तो भी आपको मिलेगा कि इतना जो है किराया है, इतना जीएसटी है। रेस्टोरेंट में जाओ खाओ, वहां भी मिल जाएगा, इतना जो है वो आपका फूड बिल है, इतना जीएसटी है। लेकिन आपको कभी उसका कोई कागज नहीं देना, ये वो शॉपकीपर देगा, वो ट्रेन वाला देगा, वो सर्विस प्रोवाइडर देगा। इज इट क्लियर? ये बड़ा डिफरेंस है। अब आपने जितने भी एग्जांपल मुझे कोट किए हैं, बस इसी थ्योरी के हिसाब से आप उनको नरेट करते जाइए, देन यू विल फाइंड दैट यू आर वेरी क्लियर टू आइडेंटिफाई विच टैक्सेस आर अंडर द इनडायरेक्ट अम्ब्रेला और विच आर अंडर द डायरेक्ट। क्लियर? तो ये जितने इनडायरेक्ट थे, ये सब आगे कहाँ आ गए? अधिकतर ये आ गए आपके, अधिकतर सारे जीएसटी के अंदर। हाँ, अब एक सवाल और है कि मुझे लिख के दिया गया था कि एक्साइज और कस्टम, तो जल्दी से मुझे बताइए, एक्साइज कहाँ लगा करता था भारत में और कस्टम कहाँ लगा करता था? एक्साइज टैक्स कब लगता है? कस्टम कब लगता है? जल्दी करिए। प्लीज जल्दी करिए। एक्साइज का एप्लीकेशन कहाँ? कस्टम का एप्लीकेशन कहाँ? और ये जो डिस्कशन हो रहा है इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। यस प्रखर, यू हैव टू से एनीथिंग, बोलिए। सर एक्साइज ड्यूटी से एक्सपोर्ट पे पड़ता है शायद। अच्छा, और कस्टम? इम्पोर्ट पे। ओके। फिर देखो बेटा, इतनी सारी गलती चल रही है और एक मुझे स्टेटमेंट भी लिखी मिल रही है कि कस्टम ऑन द फैक्ट्रीज। तो आप लोग अच्छे से इस बात को क्लियर कर लीजिए कि एक्साइज टैक्स जो पड़ता था दैट वाज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, कि आपकी फैक्ट्रीज में जो बन रहा है उस पर जो टैक्स पड़ता था दैट वाज एक्साइज। एंड कस्टम टैक्स आपका, या कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। ठीक, फॉरेन ट्रेड के कंसर्न में कस्टम्स। ठीक, उसमें अलग अलग नहीं है बेटा कि इंपोर्ट के लिए अलग है और एक्सपोर्ट के लिए अलग है, वो एक टैक्स है कस्टम। और एक्साइज आपका मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ता था। क्लियर है? अब वैट 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 एक काम करेंगे ना, जब ये हम आपको आईटीसी बताएंगे तब वैट और इनका थोड़ा रिलेशन बता देंगे। अभी तो आपको काफी कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को कैसे समझते हैं, और जो पहले चला करते थे इनके बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, काफी कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक, अब आप देखिए ना कि कई सारे ये टैक्सेस वापस, हाँ, आपका इंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है।
अब वो भी जीएसटी हो गया है। पहले आप किसी मॉल सिनेमा घर में जाइए तो आपको इंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे टैक्स देना पड़ता था, अब वहां भी जीएसटी पड़ेगी आपको। ठीक। तो ये सारी चीजें आपके लिए अब जीएसटी के अंतर्गत आ गई हैं। तो जब ये जीएसटी के अंतर्गत आई तो इन सबका टोटल सम, कि मान लीजिए कोई गुड्स है, उस पर पहले एक्साइज पड़ गया, फिर उसके बाद उस पर वैट भी लग गया, उस पर सब लग गया, तो एक राउंड ऑफ निकाला गया कि लगभग 20.5% टैक्स जो है वो जनता की ओर शिफ्ट होता था। तो जीएसटी की हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सिंग आपको अब तक बता दी गई होगी, 18% है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, तो ये एक बेनिफिट है कि जो कि ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स द कस्टमर्स आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द जीएसटी। ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो रहा है। अब अगली बात आपको, क्योंकि मैं स्पेशल प्रोविजंस पर डिस्कस कर रहा हूँ तो उसी को अभी लिखा देता हूँ। जब ये आईटीसी डिस्कस होगी तो इसके और सारे पॉइंट्स आपके साथ सब कवर अप हो जाएंगे, जो भी जहाँ छूट रहे होंगे, क्योंकि मुझे अंदाजा मिल गया है कि पिछले टैक्स के नाम्स में भी आपको अभी उतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो आगे भी कई सारी जगह पे दिक्कत पड़ी हुई होगी। चलिए, तो अथॉरिटी कौन कौन है, जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। टैक्स में अथॉरिटीज कौन कौन हो सकती हैं? टैक्स की जो हियरार्किकल अथॉरिटीज हैं, देखिए, एक चेयरमैन जो भी इसकी बॉडी बनेगी, एक चेयरमैन होगा और 4 टेक्निकल मेंबर्स होंगे। 4 टेक्निकल मेंबर्स होंगे और ये टेक्निकल मेंबर्स कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल होंगे, क्योंकि जब जीएसटी को लागू करना है तो फिर आपको इस तरीके की चीज़ों को, लोगों को साथ में लेके आना पड़ेगा। फिर ये जो बने आपके अथॉरिटी बनी कि जिसने इसको चालू कराया और जिनके अंडर में ये चीज़ें चल रही है, वन इज़ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और दूसरे आपके क्या हैं, 4 टेक्निकल मेंबर्स। और बाकी मैं ए में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, आप उनसे पूछ सकते हो कि इसकी एक रनिंग की कौन सी कमेटी होती है, कैसे चलता है, तो उनके साथ आप जुड़िए, या पीछे के उसको रिलेटेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी कि वो जो आपके टैक्स के उसमें जो रिलेशन में जो रिडक्शन ऑफ द प्राइसेस आ रहे हैं, वो रिडक्शन ऑफ प्राइसेस का बेनिफिट कंज्यूमर तक ट्रांसफर हो पाए, ये उनकी ड्यूटी है। साथ ही साथ इफ देयर इज एनी कंटरवेंशन इन द फॉलोइंग ऑफ द लॉ और एनी ऑफेंसेस आर मेड, देन द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ये भी उनका काम है। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना, ये भी उनका काम है। साथ ही साथ इंटरेस्ट को डिफाइन करना, एलिजिबल पर्सन्स को डिफाइन करना, ये सारा भी उनका ही काम है। ठीक। और उसके बाद ये अथॉरिटी क्या काम करेगी, स्टैंडिंग कमिटीज और स्क्रीनिंग कमिटीज को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। तो स्टैंडिंग कमिटी और स्क्रीनिंग कमिटीज क्या करेंगी कि ये जो आपका मैंने बोला था एंटी प्रॉफिटेरिंग है, इसको स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर एग्रीगेट रूप से मॉनिटर करेंगी कि इफ देयर इज एनी एंटी प्रॉफिटेरिंग, कोई एंटी प्रॉफिटेरिंग तो नहीं हो रही है, उसको देखेंगी। साथ ही साथ स्टैंडिंग कमिटीज इस कोऑर्डिनेशन को भी देखेंगी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोऑर्डिनेशन है या जो फॉलोएंस ऑफ द जीएसटी है वो कैसा चल रहा है। ठीक। उनके पुराने अपने अगर कोई ऐसी ऑर्डर्स या ऐसी पिछली चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनसे जो नया आ गया उनके बीच में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। भाई आप देखते हो ना कि किसी उस पे रिलेटेड कोई केस चला गया तो केस को आने में ही काफ़ी समय लग रहा है। तो केस जब लगा तब कोई दूसरा लॉ चल रहा था, और मतलब पुराने वाले लॉ चल रहे थे, उसके बाद जीएसटी आ गई और केस अभी चल रहा है। तो अब वो केस किस लॉ और किस हिसाब के हिसाब से फाइनल होगा, कैसा क्या होगा, ये सारी चीज़ों को भी स्टैंडिंग कमेटी देखेगी। फिर इनका जो अपॉइंटमेंट है और सैलरी और अलाउंसेस हैं वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, ये देखना है आपको फर्दर। ठीक है। कि जो चेयरमैन है उनको जो है वो काउंसिल अपॉइंट करेगी,
और चेयरमैन की एक फिक्स्ड सैलरी होगी 2,25,000 और अलाउंसेस और बेनिफिट्स अलग से होंगे। क्लियर? जो टेक्निकल मेंबर्स हैं जो कि चूज किए गए थे, कि इनके बीच में से द कमिश्नर ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल टैक्स से चूज किए गए थे, उनकी मंथली सैलरी होगी 2,05,000 रुपये, 2,05,400 रुपये, along with the officers, along with the allowances। और चेयरमैन अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? अप टू द एज ऑफ 65 एंड द अदर टेक्निकल मेंबर्स कैन होल्ड देयर पोस्ट अप टू द एज ऑफ 62। फिर एक सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी होंगे। सेक्रेटरी होंगे एक अथॉरिटी के, वो एडिशनल डायरेक्टर लेवल की पोस्ट को होल्ड करेंगे। उनका काम ये होगा टू सेफ गार्ड द अथॉरिटी। एंड पावर क्या हो सकती है? पावर हो सकती है टू समन द पीपल्स रिगार्डिंग द एविडेंस एंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीजें क्यों की गई? टू अवॉइडेंस ऑफ द डुअल कंट्रोल। बिकॉज आपको अभी तक समझ आ गया हो गया कि इतने सारे लेक्चर्स के बाद में कि जो जीएसटी है दैट इज ऑफ द डुअल कंट्रोल हमारे देश में जो है, क्योंकि एसजीएसटी भी साथ में चल रहा है और सीजीएसटी भी चल रहा है, आईजीएसटी भी चल रहा है। तो सीजीएसटी आईजीएसटी का टोटल कंट्रोल सेंट्रल के पास है, सारा पैसा सेंट्रल के पास जाता है। वेयर एज द स्टेट एसजीएसटी एंड द यूटीजीएसटी, ये यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के पास में इसका कंट्रोल और हिस्सा है। तो कुछ न कुछ कहीं क्लैशेस हो सकते हैं या कुछ भी इश्यूज कभी भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इनको देखने के लिए ये जो ऊपर के 4-5 लोग हैं, ये बेसिकली इनका फोकस यहाँ पर होगा कि हाउ मच द कोऑर्डिनेशन इज गोइंग ऑन। ठीक है? ओके। ई वे बिल के विषय में आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो जल्दी से शॉर्ट डिस्कशन उसका मैं कर से देता हूं आपके सामने। द मूवमेंट ऑफ द गुड्स इफ मोर देन 50,000, तो रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटीएन पोर्टल से ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, तब वो आगे अपने सामान को ले जा सकता है। और जैसे ही वो ई वे बिल को जनरेट करेगा, उसकी रिक्वायर्ड फील्ड पर जाकर के सारी चीज़ों को फिल करेगा, तो एक एसएमएस जनरेट होगा पोर्टल से जो कि ये बता देगा कि वेदर हीज ई वे बिल इज जनरेटेड और रिजेक्टेड। ठीक? और अगर ई वे बिल जनरेट हो जाता है तो एक यूनिक ई वे बिल नंबर उनको मिल जाएगा। ठीक? और इस नंबर को डालने पर उनको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी जो उन्होंने फिलअप की, कि हु इज द सप्लायर, हु इज द रेसिपेंट एंड हु इज द ट्रांसपोर्टर। ट्रिप्लीकेट कॉपी में ई वे बिल जारी होगा। ठीक? ट्रिप्लीकेट कॉपी में एक कॉपी आपके सप्लायर के पास रहनी चाहिए कि मैंने क्या क्या सामान भेजा, किसको भेजा, ट्रांसपोर्टर कौन था। एक जो सामान लेके आपका रास्ते में जा रहा है ट्रांसपोर्टर, उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किसका सामान है और किसको लेके जा रहा हूँ और क्या क्या है इसमें। तो एक कॉपी उसके लिए है, और एक कॉपी किसके लिए है? रिसीवर के लिए है, कि ये आपने मंगाया था, फला व्यक्ति से मंगाया है और फला साहब लेके आ रहे हैं। क्लियर? तो ट्रिप्लीकेट कॉपी में जनरेट होगा। अब इसके साइलेंट फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हैं कि प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी। ठीक है? प्लेट्स ऑफ डिलीवरी होगी, और वैल्यू ऑफ होगी, इनवॉइस का नंबर होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स होगी। ई वे बिल का अगर ये उससे आ रहा है रेलवे से तो रेलवे की रिसीट होगी। ठीक? एयर का ई वे बिल है तो उसकी होगी, और बिल ऑफ लैंडिंग होगा अगर आपका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू है, बाय वाटरवेज है। ठीक? और अगर बाई रोडवेज है देन द व्हीकल नंबर भी उस पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ों एक ई वे बिल का हिस्सा होंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई गुड्स खरीदा जाता है या बेचा जाता है, ई वे बिल तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो उसका डिस्क्रिप्शन आएगा ही आएगा। HSN कोड ये जरूर होगा। आपका सारा जीएसटी HSN कोड के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक?
अब ये HSN कोड क्या होता है ये मुझे कोई पहले बताएगा, फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक, व्हाट इज दिस HSN कोड? अब आपने कोई सामान किसी से खरीदा, आप देखते होगा कि वो उस पे कुछ ऐसा नंबर जैसा लिखा होता है, अगर अच्छी दुकान से लिया है। उसके बाद में फिर उसकी जो है वो वैल्यू लिखी होती है, फिर उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, फिर उसका मल्टीपल में फाइनल में प्राइस आ जाता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय द प्राइस, तो आपका फाइनल प्राइस आ गया। तो ये जो कुछ नंबर जैसे लिखे होते हैं आगे, हर एक आइटम के आगे, तो व्हाट वाज दोस नंबर्स, और उनको हम बोलते हैं HSN कोड। अब ये HSN कोड क्या है ये मुझे कोई बताएगा। जल्दी से बताइए। ई वे बिल की बात को हम आगे बढ़ा लेते हैं, तब तक आप HSN कोड को ढूंढिए और मुझे बताइए, तब आगे डिस्कशन होता रहेगा HSN कोड पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ई वे बिल तभी जनरेट हो पाएगा जब दोनों पार्टी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, फॉर्म नंबर GST INS 1 पर आपको डेटा फिलअप करना पड़ेगा। नोट डाउन करते जाइए, अगर ई वे बिल पर आपको लिखने को कुछ आ जाए तो ये सारी रिलेटेड जानकारियां आप उसमें ज़रूर डालें। तो जो फॉर्म डिस्प्ले होगा ऑन द पोर्टल, भाई आप उस पर सारा डेटा दोगे ना कि मैं ये सामान इस डिस्क्रिप्शन का, इस HSN नंबर का, इतनी वैल्यू का मिस्टर वाई को भेज रहा हूँ, मैं मिस्टर एक्स हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये, ट्रांसपोर्टर ये हैं, इस गाड़ी से लेके जाएंगे, तो ये सारा डेटा जो आप उनको दोगे, ठीक, तो एक फॉर्म आएगा, डिस्प्ले होगा, जिसपे आपको भरना पड़ेगा, एंड सच फॉर्म इज GST INS-1। ये सब कैपिटल में लिखना है आपको, GST INS 1। ठीक, और ये फॉर्म में फर्दर पार्ट भी हो सकता है, भी पार्ट भी आएगा रिक्वायर्ड फील्ड के लिए। तब आपका ये ई वे बिल जनरेट होगा और आपको यूनिक ई वे बिल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आपके अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट हैं, अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट हैं तो आपको फिर और फॉर्म उस पर फिलअप करने पड़ेंगे। तो फॉर्म नंबर INS 2, ऐसे करके फिर वो फॉर्म आपके आगे जनरेट होंगे। अगर आपने ई वे बिल बनाया और किन्हीं कारणों से आपको पता चलता है कि आज रोड ब्लॉक है, या आपका जो सप्लायर है वो बोलते हैं मुझे सामान नहीं खरीदना, मुझे फलाना करना है, कुछ भी करना है, तो आप अपने ई वे बिल को कैंसिल करा सकते हो विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आप ई वे बिल को कैंसिल करा दो। क्लियर है? नोट करते जाइए ये सारे पॉइंट, अगर आपने नहीं लिखे तो नंबर बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, वही मिल जाएंगे बस नॉर्मल ई वे बिल के केस में। तो ये जो डेटा कंसर्न है ये आपको उसका पार्ट बनाना है ऑफ योर आंसर्स। नाउ द वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल्स। अब आपने आज ई वे बिल जनरेट कर लिया, अब ई वे बिल के बाद आपकी लोडिंग है, फिर गाड़ी को जाना है, आना है, तो ये कितने दिन तक आपके लिए काम करेगी। ठीक, तो ई वे बिल जो जनरेट होते हैं शैल बी वैलिड फॉर 1 डे, 3, 5 और 10 डेज। ये आपकी दूरी और ज़रूरत के हिसाब से सेट होते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से। एक दिन का ई वे बिल जब आपकी दूरी 100 किलोमीटर के अंदर होती है तो आपके ई वे बिल की लिमिट कितनी होती है? 1 डे। एक दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। आपके गोदाम से एक दिन के अंदर सामान निकल जाना चाहिए, और पहुंचने में बगैर किसी जेन्युइन रीज़न के देर नहीं होनी चाहिए। अब गाड़ी का एक्सल टूट गया, गाड़ी खराब हो गई, ये तो चीज़ें चल सकती है। ठीक, पर ये ना हो कि आप सामान को लेके इधर से उधर घूम रहे हो। कहने का मतलब कि जहाँ के लिए आपने ई वे बिल बनाया वहाँ का फोकस नहीं है, कहीं और जाने के बीच में इरादा था। तो ई वे बिल की वैलिडिटी 1 डे, 3 डे, 5 डे और 10 डे और 15 डेज ऐसी है। ठीक, 1 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 10 दिन और 15 दिन, इतने तरीके का ई वे बिल आपका बनता है। दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो आपका जो एक दिन वाला ई वे बिल है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सप्लायर और रिसीवर के बीच में तो जनरेट होता है, और इफ द डिस्टेंस इज मोर देन 1000 किलोमीटर देन ई वे बिल विल ऑफ 15 डेज।
यस, कोई मैसेज मुझे मिला कि हार्मोनाइज्ड क्या कुछ कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, ऐसे ही कुछ लिखा ना आपने, क्या लिखा है जरा दोबारा लिख दीजिए कि सारे लोग उसको अच्छे से देख लें। मैं खोल लेता हूँ, चैट ही खोल लेता हूँ। सारे लोग भाई इस चैट को देख लीजिए जो इन्होंने लिखी। HSN स्टैंड फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, a 6 digit code on this the tax is defined for that product। हाँ जी साहब, बात तो सर्च कर ली आपने, ढूंढ ली। ठीक, चलिए पहले ये वाली बातें ई वे बिल की खत्म कर लें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस चैट को आप लोग देख लीजिएगा जो इन्होंने भेजी है, और इसके बाद कैंसिलेशन मैंने ई वे बिल का आपको बता दिया, डिस्टेंस से रिलेटेड बात बता दी, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके चलने हैं विद द ई वे बिल। ठीक, डॉक्यूमेंट्स लेके चलने हैं, नोट करिए। इनवॉइस, कॉपी ऑफ द इनवॉइस, कॉपी ऑफ ई वे बिल, और ये कॉपी ऑफ ई वे बिल में भी फिजिकल, प्रिंट आउट ले लो आप उसका, और बाय द RFID से आपकी जो है वो जनरेट हो जाए, दिखा दे, बता दे कि हाँ यही है। ठीक, जो RFID सिस्टम है उससे ये ढूंढ लेंगे, वो उनको पता चल जाएगा देखने वालों को। अब आजकल आप व्हीकल से चलते हो तो उन्होंने केवल नंबर डाला तो आपका सारा डिटेल आ जाता है। ठीक, तो आपकी जो ई वे बिल की कॉपी है उससे उनको जनरेट होके मैप होके दिख जाएगा डिलीवरी चालान एंड द डिलीवरी कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके चलने हैं अपने ई वे बिल के साथ में। और इसके बाद कुछ जो स्पेशल प्रोविजन बच रहे हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर HSN की बात करेंगे हम आपसे। ठीक, इतने बहुत हैं आपके लिए। अब जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद द शॉर्ट नोट्स। जीरो रेटेड सप्लाई ये है कि आपका जो टैक्स है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। हाँ, उस पर कोई टैक्स पड़ नहीं रहा है, जीरो रेट लिखा जा रहा है, तो एनी वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई बाय द जीरो, द आंसर विल बी द जीरो। तो मान लीजिए आपकी वैल्यू जो है वो 1,000 रुपए, और टैक्स अगर 1% होता है तो आप मल्टीप्लाई करके 1% निकाल देते हो। अगर टैक्स रेट है जीरो तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जीरो। तो जीरो रेटेड सप्लाईज आर, बेसिक बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, आर नॉट एग्जेम्प्टेड सप्लाई। क्लियर? दे आर टैक्सेबल सप्लाई बट जीरो रेटेड। अब घुमा के नाक पकड़ने वाली बात है, लेकिन ऐसे ही आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ की बात लॉ की तरह ही समझनी पड़ेगी। टैक्स आपको कोई नहीं देना, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई है। क्लियर? तो ये जीरो रेटेड है। बड़ी बात यह है, इसमें आपको ध्यान रखनी है। तो जीरो रेटेड किस पर पड़ती है, फटाफट नोट कर दीजिए। एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, उन पर टैक्सेबल सप्लाई उनको माना जाता है, पर दे आर ट्रीटेड एज जीरो रेटेड। उसके आगे आप लिखोगे टैक्स एट द रेट ऑफ जीरो और मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जेम्प्टेड के आगे आप क्या लिखोगे, टैक्स, उसके आगे लिखोगे ई एग्जेम्प्टेड, तो लिखोगे कि इन पर तो टैक्स पड़ता ही नहीं है, टैक्स रिजीम में ही नहीं है। क्लियर? दूसरी कौन सी सप्लाईज हैं आपकी जो जीरो रेटेड हैं, वो है सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अंडर द सेस यूनिट, जो सेस में हो। सेस आप समझते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी एरिया में इंडस्ट्रीज को लाने, लगाने, अपलिफ्ट करने के लिए, तो उस एरिया में अगर आपकी यूनिट है, वहां से गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है, तो वो भी जीरो रेटेड में ट्रीटेड होती है। ठीक है? चलो जी, अब आपके साथ क्या करना है। हाँ, दूसरी चीज़ है कि जब आप GSTR के रिटर्न को फाइल करोगे तो उसमें आउटवर्ड सप्लाई, इसमें जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई को आप नहीं लोगे, बिकॉज दिस इज टैक्सेबल। ऐसे ही नोट कर लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर आउटवर्ड सप्लाई आप वो वाली लेंगे विच इज जीरो रेटेड। दिस इज द परफेक्ट सीक्वेंस विच शुड बी मेंटेन्ड। फिर आप आउटवर्ड सप्लाई लोगे विच आर एग्जेम्प्टेड। समझ आ रहा है? मतलब पहले दोनों टैक्सेबल हो गई, एक टैक्सेबल वो जिन पे टैक्स वैल्यू क्रिएट हो रही है, दूसरी टैक्सेबल वो जो जीरो रेटेड से हैं, फिर एग्जेम्प्टेड। फिर कौन सी लोगे, इनवर्ड सप्लाई विच आर अंडर द रिवर्स चार्ज, और
फिर आपकी नॉन जीएसटी वाली, इस तरीके से आपके रिटर्न बनेंगे। ठीक, अब जल्दी से एचएसएन की बात कर लेते हैं, फिर आपकी काफ़ी हद तक हमारी आपकी बात हो जाएगी और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग किस पर चल पाएंगे, आईटीसी पर। और आपके पास जो क्वेरी हो उनको बना के रखिए और पूछते चलिए। ठीक है, तो एचएसएन, तो आपने बताया मुझको हार्मोनाइज्ड स्टेट ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक, और उसके आगे बड़ा सा कुछ लिख दिया कि गुड्स और प्रोडक्ट्स की पहचान है, कुछ है, व्हाटएवर। तो एक चीज समझ लीजिए, जब अगर कोई 2 लोग या 3 लोग या कोई एरिया मिल के काम कर रहा है तो उनके पास किसी एक चीज पर कंसेंसस होनी चाहिए। ठीक ना, कि वो राजी हो कि भाई ये जो मिस्टर, आप सारे लोग मिल के राजी हो जाओ पूरे क्लास के, और एक बच्चे को बोलो ये जो मिस्टर आर हैं इनको आज से हम सारे लोग मिल करके वाई के नाम से बुलाएंगे। आप सारे राजी हो तो ठीक है, वो मिस्टर आर को आगे से मिस्टर वाई के नाम से बुलाया जाएगा, पर सबको राजी तो होना चाहिए। 10 लोग बोले नहीं यार ये तो अनजस्टिस है, वो आर तो आर ही रहेगा, उसको वाई नहीं बुला सकते। कोई बोले नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तो इफ देयर इज नॉट अ कंसेंसस ऑन एनी पॉइंट देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्टी। ये बात मैंने एग्जांपल मैंने इसलिए कोट किया, व्हेन द जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड द थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्लोबल। आपके यहाँ जो व्यापार या जो टैक्स थे या जो चीज़ें थी, ये अभी अगर इंडिया के अंदर चल रही थी स्टेट टू स्टेट या एक्साइज पर या किस पर, तो इनकी एक सीमा थी। अब जब जीएसटी आ गया तो हो क्या गया है कि बाहर से और यहाँ तक की सारी ट्रेड का एक फ्लो बना हुआ है। तो एचएसएन वो काम प्रोवाइड कराता है कि अगर किसी एक आइटम को, जस्ट टेक अ रेफरेंस, इफ दिस इज अ केस ऑफ एनी गॉगल, तो अगर ये कोई केस है तो इसका अगर एक नंबर पड़ा हुआ है तो ये नंबर वर्ल्ड वाइड एक जैसा रहेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? वर्ल्ड वाइड। तो इफ एनी एचएसएन इज अलॉटेड टू एनी प्रोडक्ट, तो वो आपका एचएसएन पूरे वर्ल्ड वाइड, फिर वो दूसरा किसी उस तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट को वैसा एचएसएन अलॉट नहीं होगा। समझ आती जा रही है बात? तो अब क्या चीज हो रही है कि अब कोई दिक्कत है ही नहीं, जो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि 2%, तो उसके अंतर्गत उन्होंने ढेर सारे एचएसएन दे दिए। बात समझ आती जा रही है? तो उस, अब हो सकता है कि आपकी एक ये शर्ट है, कोई एक थोड़ी दूसरी दूसरी सिमिलर टाइप की शर्ट है, एक तीसरी कोई शर्ट है उसका कुछ मिक्स दूसरा है। हो सकता है इस शर्ट की कैटेगरीज में कई सारे एचएसएन आ रहे हों। बात समझते जा रहे हैं ना आप? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑल शर्ट आर टैक्सेबल विद जस्ट वन रेट। तो जो भी आपका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से एचएसएन अलॉट है, और एक एचएसएन जिसको, बहुत ध्यान दीजिएगा, आइटम वाइज अलॉट होता है। हो सकता है एक शर्ट की एक कैटेगरी को दूसरा एचएसएन अलॉट हो, दूसरी को कोई दूसरा एचएसएन अलॉट हो। पीटर इंग्लैंड बना रहा हो, उसकी किसी एक शर्ट को कोई दूसरा एचएसएन अलॉट है, और कोई आपकी इंडियन कंपनी बना रही है उसको एक दूसरा एचएसएन अलॉट है। तो ये नहीं हो सकता है कि वो सारे जो प्रोडक्ट का आप डाल दो केवल शर्ट ऑफ टेरिकॉट, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कभी भी जीएसटी जनरेटेड बिल देखिए, उसमें एक नंबर मिलेगा आपको। बात समझ आती जा रही है? अगर आप आटा भी खरीद रहे हो तो हो सकता है कंपनी के आटे का एचएसएन दूसरा हो, दूसरे में अगर कुछ क्वालिटी दूसरी आ गई तो उसका एचएसएन दूसरा हो। एक ही कंपनी की 2 तरीके के आटों की वैरायटी में भी एचएसएन डिफरेंट हो सकता है। तब आपको एचएसएन का मतलब समझ आ रहा है? एचएसएन मतलब अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इजी भाषा में हमें लिखना है, अगर ऐसे नहीं लिखना, हार्मोनाइज स्टेट ऑफ नोमेनक्लेचर, अगर ऐसे नहीं लिखना तो हम इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं, अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एनी प्रोडक्ट, ऑफ एनी प्रोडक्ट। और उसमें उसके अंदर की जो वेरिएशंस हैं एक प्रोडक्ट टाइप के, वो भी कैटर कर लिए जाते हैं। इज इट क्लियर? कुछ बात ये समझ में आई? आपका रिस्पांस इस जगह पे मुझे जरूर चाहिए। इफ आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके, तो ये एचएसएन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचएसएन पे ही बेस करके सारा आपका जीएसटी का पैटर्न है। आप लिखते हुए वो बंदा परेशान हो जाएगा। बहुत सारे इश्यूज आते हैं क्लेम में और सब जगह कि उन्होंने सामान में एचएसएन कुछ दूसरा डाल दिया,
या HSN में थोड़ा चेंज आ गया। अब आप समझ पा रहे हो ना कि n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, तो कितने सारे HSN है। तो HSN के हिसाब से सारी आपकी GST पैटर्न चल रहा है, बिकॉज नाउ द बिजनेस इज इंटरलिंक्ड ग्लोबली। तो अगर कोई HSN अमेरिका में किसी को अलॉट हो चुका है और उसका कोई सामान हम यहाँ रख रहे हैं, तो वही HSN डालेंगे हम। क्लियर? GST का पोर्टल किसको पहचानता है? HSN को। आपके लिखे हुए को नहीं पहचानता कि ये वाला फ्रिज है और इसमें ये सामान लगा है, इतने का है। हम आप पहचानते हैं कि ये LG ने बनाया है और इसमें ये फैसिलिटी है, ये साहब जो है वो बॉस्क ने बनाया, इसमें ये फैसिलिटी है। GST का पोर्टल नहीं पहचानता, GST का पोर्टल केवल HSN पहचानता है। क्लियर? और ये जो 6 डिजिट हैं, इनके भी कारण है, ये बटी हुई है। पहले के 2 डिजिट या 1-2 डिजिट है वो आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से बटे हैं, फिर सब कैटेगरी ऑफ द गुड्स, फिर देन द सब कैटेगरी ऑफ द गुड्स, इस तरीके से वो बटे हुए हैं। क्या आप बड़ा नंबर देख करके ये पहचान सकते हैं कि ये किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है? फिर उसकी सब कैटेगरी से आप पहचान सकते हैं कि ये इस बड़ी इंडस्ट्री के बाद किस साइड का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने बड़े HSN में एक टेक्सटाइल के लिए एक कोड दिया हुआ है, तो आप जान सकते हो कि ये जो आइटम है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। फिर अगर दूसरा कोड आपके लिए है, तो आप जान सकते हो ये अप्रैल है। फिर उसमें आप जान सकते हो कि ये जो है वो मेंस वियर है कि कैसी वियर है। क्लियर? इस तरीके से HSN बने हुए हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ हमारी आपकी बातचीत हो गई है और आज की क्लास का टाइम भी लगभग पूरा हो ही गया है। तो नाउ इट इज़ टाइम टू क्लोज दिस डिस्कशन। और मेरी ये गुजारिश है कि आप इन सबको अच्छे से देखो, जो आपने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। मैंने बता भी दिया है आपको कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल IBM CSGMU ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसकी प्लेलिस्ट में GST खोलिए और जो भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से देख के लेक्चर्स को देखिए, और उसके बाद कोई भी डाउट आता है तो उसको पूछिए। क्लियर? क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि आप सबके बड़े अच्छे स्कोर आएँ, और उससे भी ज़्यादा बड़ी इच्छा ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट बहुत अच्छी बढ़े, जो आगे आपको काम आए इन द फ्यूचर्स इन द लाइफ। ओके, तो इसी के साथ मैं अब क्लास को क्लोज करने जा रहा हूँ। हाँ, आपके लिए टाइम है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग टूवर्ड्स टुडेज डिस्कशन, इज देयर एनी क्वेरी? तो बेटा जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग का टाइम ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी? नो सर। नो। ओके बेटा, तो फिर आप लोग इसको देखें, फिर आगे क्वेरी जनरेट करें, और नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो ITC को बच्चा पढ़ के आना अच्छे से। अगर पढ़ चुके हो तो रिवाइज करके आना। इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन द GST। ओके, then thank you very much. Very nice meeting with all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you all of you.